हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 उसका पार्ट 2 जो कि सेक्शन नंबर 3 एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स में हमने स्टडी किया था। हमने पिछले पार्ट में ये स्टडी किया था कि किस तरह से प्रिंट कल्चर पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट हुआ। हमने पार्ट 1 में डिस्कशन किया कि प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड का आपस में क्या रिलेशन है। जो आज हम बहुत सारी बुक्स जर्नल्स और जो अदर कैलेंडर्स डायरीज़ वगैरह आप देख रहे हैं उन सब का एक अपना इतिहास है, यानी कि एक प्रिंट की अपनी एक हिस्ट्री है कि कैसे प्रिंट एक चाइना कंट्री से शुरू होकर आगे जो है जापान और कोरिया तक फैल गया था। फर्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 में हमने ये सब डिस्कशन कर लिया था। ओके, अब हम जा रहे हैं पार्ट 2 को शुरू करने। ठीक है, पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम जो पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था उससे आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में आपने देखा था कि पहली प्रिंटिंग बुक चाइना से जापान, जापान से कोरिया, लेकिन प्रिंटिंग सिस्टम जिसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम कहते हैं वो इधर से उधर सर्कुलेट हो गई थी। और उससे पहले कैलीग्राफी यहाँ पर होती थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, स्टाइलिश राइटिंग को कैलीग्राफी कहते थे। और ये आपने एक बुक का पेज देखा था जिसमें डायमंड सूत्र बुक के बारे में लिखा गया। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे प्रिंट चाइना से होते हुए जापान तक पहुंच गया था। और जापान के अंदर ये बुक जो बौद्धिस्ट मिशनरीज ने लिखी डायमंड सूत्र, जो कि बहुत ही फेमस हुई 768 और 770 के आसपास जापान में ये चीज़ें बड़ी फेमस हो गई थी। और प्रिंटिंग टेक्निक्स यहाँ 868 में आ गई थी लगभग, और ये मान के चलिए डायमंड सूत्र लिख दी गई थी। उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था कि कैसे यहाँ पर एक नई टाइप की उकियो आर्ट का डेवलपमेंट हुआ। जापान के अंदर जो कैपिटल टोक्यो है उसके अंदर उकियो आर्ट, और ये रही आपकी त्रिपिटक कोरियाना जो कि कोरिया के अंदर बड़ी फेमस हुई 13th सेंचुरी में। कोरिया की कोरियाना बुक जो बुक कलेक्शन है जिसमें 80,000 के लगभग हमने बताए थे कि यहाँ 80,000 ये वुड ब्लॉक से ये तैयार की गई थी त्रिपिटक कोरियाना। ये देखिए कलेक्शन के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसको यूनेस्को मेमोरी वर्ल्ड रजिस्टर में भी यहाँ पर जो है रजिस्टर किया है 2007 के अकॉर्डिंग। ओके, फिर हमने देखा कि कितागाओ उतामारो जो कि बहुत ही फेमस आर्टिस्ट यहाँ हुए, उन्होंने जो है एक पिक्चर्स ऑफ फ्लोटिंग वर्ल्ड मतलब एक आर्ट उकियो आर्ट यहाँ पर डेवलप की। और 1753 के आसपास ये बहुत ही फेमस रहा। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे जो है जापान उकियो जो आर्ट थी वो कैसे यूरोप के अंदर और यूएस यूनाइटेड स्टेट में फेमस हो गई। यूनाइटेड स्टेट में जिन्होंने इसको फेमस किया वो मानेट्स और मोनेट, वान गोफ और ठीक है सुताया जुजाबुरो बहुत ही फेमस हुए, उन्होंने इसको जो डेवलप किया। तो ये चीज़ें हमने पिछली बार डिस्कशन कर ली थी। ओके, और ये देखिए यहाँ पर भी एक जो है शुनमॉन क्यूबो जो कि 18th सेंचुरी में बड़ी फेमस हुई, उन्होंने भी ये आर्ट बनाई है जो मॉर्निंग सीन दिखा रही है। ओके, और मॉर्निंग सीन के बारे में तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंट कैसे चाइना किस तरह से, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कैसे जो प्रिंट सिस्टम है वो चाइना से जापान से होते हुए जापान से कोरिया होते हुए कैसे यूरोप पहुंच गया और कैसे ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम डेवलप होता चला गया। ओके, तो देखिए प्रिंट यूरोप में कैसे शुरुआत होती है। कहते हैं कि प्रिंट जो यूरोप में पहुंच गया था उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। प्रिंटिंग यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम कैसे यूरोप में पहुंचा। तो सिल्क एंड स्पाइसेस चाइना से हमेशा आते रहे हैं, इंडिया से भी जाते रहे हैं यूरोप में हमेशा, और सिल्क रूट के थ्रू ये आते जाते रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा भी है सिल्क रूट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है स्पाइसेस, और जो है 11th सेंचुरी के आसपास बहुत बड़े लेवल पे चाइना से पेपर भी यूरोप में पहुँचा सिल्क रूट के थ्रू ही। और इसी पेपर के पहुँचने के बाद जो है हाथों से जो उस पर लिखावट की जाती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो भी जो है बड़े लेवल पे केयरफुली ढंग से स्क्राइबर जो पहले लिखा करते वो भी बहुत चीज़ें यूरोप में पहुंचती रही है। उसी टाइम के आसपास 11th सेंचुरी से थोड़ा सा आगे
1295 में, यानी कि मार्को पोलो एक फेमस एक्सप्लोरर, ग्रेट एक्सप्लोरर जिसको हम बोल सकते हैं, इटली का, ये देखिए इटली लिखा हुआ है यहाँ पे, इटली का ग्रेट एक्सप्लोरर जो है काफ़ी साल के बाद में चाइना से इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करके सीख कर यूरोप ले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना से सबसे पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को सीख कर यूरोप में शुरू करने वाला मार्को पोलो ही था। ठीक है, ये डेट याद रखना, एनटीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि मार्को पोलो कब चाइना से जो है आर्ट सीख कर जो यूरोप में लेके गया। चाइना जो ऑलरेडी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को डेवलप कर चुका था, मार्को पोलो उसको जो है ले जाता है और जो है इटली के लोग भी अब जो है बुक्स और चीज़ें ये बनाने लगते हैं, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम से वो चीज़ें करने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे यही वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग सिस्टम था वो न केवल इटली के लोग जानने लगे बल्कि पूरा यूरोप इस चीज़ को सीख गया। ठीक है, पूरे यूरोप में टेक्नोलॉजी फैल गई और लग्जरी एडिशंस छपने लगे जो कि ज़्यादातर हैंड रिटन पहले होते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव वेलम क्लॉथ पर ये छापते थे। ये देखो वेलम यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, वेलम क्या है? ए पर्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन और स्किन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स की स्किन से, जो उनकी स्किन्स होती थी, उससे ये एक कपड़ा टाइप में तैयार किया जाता था और उसके ऊपर फिर लिखावट की जाती थी। तो देखिए यूरोप में पहले वेलम क्लॉथ पर लिखा करते थे और ज़्यादातर जो शाही जो सर्कल के लोग होते थे, रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज जो होती थी, उन्हीं पर जो है वहीं पर ये लिखने का प्रचलन, यानी कि जो है राइटिंग वर्क चला करता ज़्यादातर। ओके, लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि मर्चेंट और स्टूडेंट्स जो थे वो भी धीरे धीरे मतलब जो है अब सस्ते लेवल की प्रिंटिंग कॉपीज़ वो अब छापने लगे थे, जो पहले बहुत ही महंगे होते थे। ज़्यादातर मोनेस्टिक लाइब्रेरी या एरिस्टोक्रेट सर्कल्स में ही नज़र आती थी। विच स्कोप्ड एट द प्रिंटिंग बुक्स एज चीप वल्गैरिटी, मतलब कि जो बाद में धीरे धीरे डाउन होती चली गई जब जो प्रिंटिंग सिस्टम डेवलप हुआ। ओके, तो मर्चेंट और स्टूडेंट ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी के होते थे जो इस तरह की चीज़ें प्रिंटिंग कॉपीज़ वो जो खरीदने लगे थे। ओके, और जैसे जैसे फिर प्रिंटिंग बुक्स की डिमांड बढ़ती चली गई, बुक सेलर पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगे बुक्स का बड़े लेवल पर, अलग अलग कंट्रीज से। डिमांड अलग अलग कंट्री में बढ़ी तो बुक को प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू बना बना के इधर उधर बेचा गया। बुक फेयर भी लगाए गए, यानी कि पुस्तक मेला भी लगाया गया डिफरेंट प्लेस पे, अलग अलग जगह पर। और हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जगह अब न्यू वे में जो है प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ऑर्गेनाइज इन ए न्यू वे, मतलब कि अब जो हाथों से इंस्क्राइब करके चीज़ों को लिखने का तरीका बदल गया था और वो लगातार बढ़ रहा था। एक्सपेंडेड डिमांड, मतलब डिमांड लोगों की बढ़ी, उतना ही बढ़ता चला गया। इन शॉर्ट में देखा जाए तो इस पार्ट में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे चाइना, कोरिया और इधर उधर से चीज़ें बढ़कर यूरोप में फैल गई और यूरोप के थ्रू फिर बाद में एशिया और जो अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में फैली, क्योंकि यूरोप के लोगों की ज़्यादातर कॉलोनीज एशिया और अमेरिका और जो है अफ्रीका जैसी कॉलोनीज हुआ करती थी, तो फिर उन्होंने इस प्रिंटिंग को बाकी कॉन्टिनेंट में भी फैला दिया। ओके, तो याद रखना हमें उस नाम को, मार्को पोलो, जो इटली का सबसे फेमस एक्सप्लोरर था जिसने चाइना की वुड ब्लॉक सिस्टम को इटली में सिखाया और इटली से फिर पूरे यूरोप में फैल गया। अब जरा आगे देखते हैं। सब्सक्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स जो है अब वो ज़्यादा जो है नो लॉन्गर सोलोमनी एम्प्लॉयड इन वेल्दी और इन्फ्लुएंस्ड पर्सन्स, मतलब कि जो स्क्राइबर्स होते थे पहले वो बड़े बड़े अमीर लोग ही रखा करते थे जिनके लिए वो लिखते थे। अब वो वहाँ तक सीमित नहीं रह गए थे, बल्कि अब उनको बुक सेलर भी जो है अब लाने लगे थे और वो उनसे इंस्क्राइब कराने लगे थे। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। अब 50 से भी ज़्यादा स्क्राइबर एक बुक सेलर के लिए काम करने लगे थे। मतलब कि एक पोजीशन चेंज हो रही थी यूरोप में कि जो पहले बड़े वेल्दी पीपल्स ही उसको स्क्राइबर्स को अपने लिए रखते थे जो उनके बारे में लिखेगा, अब ये बुक सेलर भी अब उनको काम पे लगा लेते हैं। ओके, हैंड रिटन बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स, कि जो हाथों से लिखने के लिए जो स्क्राइबर्स होते थे वो लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। कॉपी करना उस समय यूरोप में बड़ा महंगा होता था, लेबोरियस वर्क होता था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस होता था, इसलिए अब उन चीज़ों से हटकर प्रिंटिंग सिस्टम की तरफ लोग भागेंगे। यानी कि बुक्स लिखना आसान नहीं होता था और मार्केट की डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी उस समय,
तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर फ्रेगल्स, और मैन्यूस्क्रिप्ट जल्दी ख़राब होने वाली भी होती थी। अविक वार टू हैंडल, और उनको हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा चिंतन होता था लोगों को इस बारे में कि भी कैसे इसको हैंडल किया जाए। कुड नॉट कैरिड अराउंड द एंड रीड इजीली, ना उनको आराम से रखा जा सकता था, ना उनको पढ़ना ही आसान होता था, बड़ा मुश्किल काम होता था। ठीक है, और फिर दूसरा जो हैंड रिटन मटेरियल होता था यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो लिमिटेड भी होती थी, उनका सर्कुलेशन पूरी सोसाइटी में बराबर नहीं होता था। तो इसलिए फिर मतलब प्रिंटिंग मशीनों को फिर मौका मिला। सीधी सी बात है कि ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई प्रिंटिंग मशीनों को कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया। विद ग्रोविंग ऑफ डिमांड फॉर बुक, जैसे जैसे सोसाइटी में, यूरोप की सोसाइटी में, अदर एरिया में बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी, वैसे 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 धीरे धीरे तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। लोग वुड ब्लॉक से फिर धीरे धीरे चीज़ें छापने लगे और मोर पॉपुलर मेथड बन गया ये। ओके, फिर अर्ली 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक जो है पूरे यूरोप में जो है, मैं कहूँ कि प्रिंटिंग टेक्सटाइल में प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह और सिंपल और ब्रीफ टेक्स्ट वगैरह जो भी थे वो भी इससे प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू छपने लगे थे 15th सेंचुरी में। मतलब कि देखा जाए तो 14 जो है 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 1410 से लेकर उससे आगे तक का एरिया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें छपने लगी थी, प्लेइंग कार्ड्स वगैरह, रिलीजियस पिक्चर्स वगैरह, ये सब छपने लगी थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, अब बात आती है कि भाई क्या हुआ फिर आगे। देयर आर क्लियरली ग्रेट नीड इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब ज़्यादा बड़े लेवल पे लिखने की ज़रूरत थी क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी, सस्ता प्रोडक्शन चाहिए हमें ताकि चीज़ों को जल्दी से लिखा जा सके, और तो नई नई इनोवेशन की खोज करने लगे। देयर कुड बी ओनली बी इनोवेशन ऑफ न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी। ये सब तभी पॉसिबल हो पाता जब एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सबके सामने आती। तो उस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर आया स्ट्रैसबर्ग का, जर्मनी का रहने वाला स्ट्रैसबर्ग, और जिसका नाम था जोहान गुटेनबर्ग। ये बहुत ही फेमस पर्सन था। ये पहला फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस 1430 में पहली बार छापी गई। ओके, बहुत ही फेमस थी ये। ओके, पहली बुक जो उसने प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू छापी वो बहुत ही बेहतरीन थी, और ये मान के चलो कि उसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गया, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जोहान गुटेनबर्ग के थ्रू 1430 में पहली बार ये जो है प्रिंटिंग सिस्टम तैयार किया गया, प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई 1430 में, याद रखना में। और यहाँ एक देखो जिजकी दिखा रखा है ये ये देखिए एक बुक का पेज दिखाया गया है, इसको हम क्या कह रहे हैं, जिकजी, इसको क्या बोलते हैं, जिकजी, जिकजी लिखी गई है। जिकजी ऑफ कोरिया, कोरिया की जो जिकजी है, अमॉन्ग्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप। कि जिकजी एक ऐसी कोरिया की बुक है जो कि मूवेबल मेटल टाइप से इसको लिखा गया होगा। इट कंटेन इसेंशियल फीचर ऑफ जैन बुद्धिज़्म, ये जैन बुद्धिज़्म के आइडिया इसमें लिखे गए। ओके, 150 मोंक्स जो इंडिया से थे, इंडिया, चाइना और कोरिया, इंडिया, चाइना और कोरिया से अलग अलग जगह से वो आए, और मेंशन इन बुक्स, इस बुक में लिखे गए हैं, उनके बारे में बताया गया है जिकजी। ठीक है, इट वाज प्रिंटेड इन लेट 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में इसको बनाया गया, मतलब कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम से इसको तैयार किया गया। वाई द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बुक इज अवेलेबल, कि अब जबकि पहला वॉल्यूम बुक्स का यहाँ मिल रहा है, सेकेंड वन इज अवेलेबल फॉर नेशनल लाइब्रेरी इन फ्रांस, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो फ्रांस की लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी में है। दिस वर्क मार्क्ड द इम्पोर्टेंट टेक्निकल चेंज, ये बुक हमें दिखाएगी कि भाई जो अब कितने प्रिंट टेक्नोलॉजी में चेंज आ गए हैं, और इसी वजह से ये जो पेज है या जिकजी जो बुक है वाज इंस्क्राइब ऑन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर 2001, इसी वजह से 2001 के यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको नोट किया गया। तो देखो कितना अलग था उस समय का माहौल, उस समय का संसार, जिस समय प्रिंटिंग सिस्टम नहीं होता था लेकिन अलग अलग टेक्नोलॉजी ज़रूर होती थी। ओके, तो ये जिकजी है। ओके, और अब हम चलते हैं आगे वाले पेज पे। हमें गुटेनबर्ग को ज़रूर याद रखना है यहाँ पर जो, और इसके अलावा
मैंने आपको बताया कि 1255 में 95 में मार्को पोलो जो कि फेमस एक्सप्लोरर रहा, वो भी हमें याद रखना है। ओके, अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए गुटेनबर्ग और उसकी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो जैसे 1430 में गुटेनबर्ग के बारे में बात कर चुके, तो अब उसकी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कि कैसे उसने ये तैयार किया। गुटेनबर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये एक मर्चेंट का बेटा था ये, ठीक है। बेसिकली ये मर्चेंट था। ये देख सकते हैं आप, गुटेनबर्ग यहाँ पे दिखाया गया है। जोहान गुटेनबर्ग का एक पोर्ट्रेट पिक्चर ही तैयार किया था। ये 1584 में तैयार किया गया है। ये जोहान गुटेनबर्ग की फ़ोटो है, ठीक है। ओके, और ये आप देख सकते हैं जोहान गुटेनबर्ग की ये प्रिंटिंग प्रेस जो कि एक मैनुअल लेबर के थ्रू खिंचवाई जा रही है। इसमें आप देख सकते हो कि ये लोग क्या करने वाले हैं। ये एक फ्रेम है, फ्रेम बनाई गई है। ये स्क्रू है जो प्लाटेन को नीचे लेके आएगा, और ये एक हैंडल है जो कि मैनुअली उसे घुमाया जाएगा, और ये प्लाटेन है जो किसी प्रिंटिंग ब्लॉक्स पर ये जो है ये प्रिंटिंग ब्लॉक्स हैं इसके नीचे लगे हुए, और वो किसी पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे उसे, और वो छप जाएगी बुक, ठीक है। तो ये एक जोहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस थी। अब इसमें आप देख सकते हैं लॉन्ग सा हैंडल है। ये बता रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग हैंडल है जिसके जो स्क्रू से कनेक्टेड है, स्क्रू कसे जा रहे हैं इसमें। दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न स्क्रू एंड प्रेस डाउन टू प्लाटेन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक्स। ये प्रिंटिंग ब्लॉक्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उस प्लाटेन को नीचे घुमा के लाया जाएगा, और फिर वो प्रेसर बना के क्या कर देगा, छपाई का काम कर देगा। इट वॉज प्लेस ऑन द टॉप ऑफ शीट ऑफ ए डंप पेपर। उस पेपर पर वो उसको छाप देगा। गुटेनबर्ग डेवलप्ड मेटल टाइप। गुटेनबर्ग ने इस प्रकार से मेटल टाइप के 26 कैरेक्टर बनाए रोमन अल्फ़ाबेट के, और उन रोमन अल्फ़ाबेट से इन्होंने फिर उसको जो है बहुत सारे किताबें छापी उससे, और जो है इसको घुमाया जाता था। जो जैसे ये स्क्रू घुमाते थे, प्लाटेन नीचे आता था और प्लाटेन पेपर के ऊपर छाप देता था। ये देखिए प्लाटेन है, ये नीचे आता है और उसके बाद प्रेशर बना के छाप दिया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें। डिवाइस ए वे ऑफ मूविंग दैम, ठीक है। एक डिवाइस जो कि घूमता हुआ नीचे आएगा, मूविंग दैम अराउंड एंड एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड, और वो अलग अलग प्रकार के वर्ड छाप देगा, ठीक है। दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन। ये एक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन बन गई है ऐसे, और इससे बहुत सारी चीज़ें छपेंगी। रिमेन द बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी नेक्स्ट 300 ईयर्स। तो इससे आप देखोगे अब जो अगले 300 साल में बहुत बढ़िया सिस्टम ये बन चुका था। ओके, बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस मच फास्टर। अब बुक्स ज़्यादा लेवल पे बन रही थी, ठीक है, ज़्यादा लेवल पे बन पा रही थी, और काफ़ी चीज़ें हो पा रही थी, ठीक है। ओके, ठीक है, बन पा रही थी, और ईच प्रिंट ब्लॉक्स प्रिपेयर होते थे बड़ी मुश्किल से। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू 250 शीट्स जो है 1 साइड पर आवर छापी जा सकती थी। तो काफ़ी बढ़िया एक सिस्टम था। ओके, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम के थ्रू ये छापते थे। देखिए गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बताया। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि गुटेनबर्ग ने कैसे इसमें तैयार किया। तो गुटेनबर्ग एक मर्चेंट सन था, और उसके पिता एक मर्चेंट थे, और एंड ग्रू अप ए लार्ज एग्रीकल्चर एस्टेट, और बहुत बड़े एग्रीकल्चर एस्टेट के मालिक थे वो। और उसका बचपन, इस चाइल्डहुड हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। उसके बचपन में उसने वाइन और ओलिव प्रेसर्स जो होते हैं उनको देखा उसने, और उसने सीखा है उससे कुछ चीज़ें। ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन। उसने स्टोन्स को कैसे पॉलिशिंग किया जाए वो सीखा उनसे, अपने पिता से। और बिकम ए मास्टर गोल्ड स्मिथ, और एक बहुत ही अच्छे सुनार वो बने। आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड मोल्ड, कि उसको ये एक्सपर्ट भी था कि वो मोल्ड बना सके। मेकिंग ट्रिंकलेट वो बना सके, इस तरह की चीज़ें वो करना जानता था। ड्राइविंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडोप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो गुटेनबर्ग ने अपनी इस नॉलेज का यूज़ किया और टेक्नोलॉजी बनाई, डिज़ाइन टू हिज इनोवेशन, और अपनी जो दिमाग है उसको यूज़ करके उसने एक प्रिंटिंग मशीन को तैयार किया। द ओलिव प्रेस, जो वो ओलिव प्रेस थी, उससे उसके दिमाग में एक मॉडल क्रिएट हुआ,
और प्रिंटिंग प्रेस मशीन उसने तैयार कर दी। द मोल्ड वार यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप एंड द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, और उसने अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स थे वो डिज़ाइन किए। और फाइनली 1448 में गुटेनबर्ग जो है अपने सिस्टम को परफेक्ट बना लेता है, मतलब अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बहुत फेमस बना लेता है, और उसकी पहली बुक प्रिंट हुई। ठीक है, इस बुक फर्स्ट बुक बाइबल 1448 में बाइबल उसने लिख दी, और उसकी 180 कॉपीज़, याद रखें गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की पहली बुक थी बाइबल, और वो लिख दी गई थी। और ये प्रिंटिंग बुक्स बाद में 3 इयर्स के दौरान, ठीक है, इट टुक 3 इयर्स टू प्रोड्यूस दैम, उसे 3 साल लगे 180 कॉपीज़ बनाने में, और फाइनली उसने तैयार किया। बट स्टैंडर्ड ऑफ टाइम दिस वाज द फास्ट प्रोडक्शन, यानी कि उस समय के अनुसार देखा जाए तो 3 साल में 180 कॉपीज़ बनाना बहुत ही फास्ट वर्क था उस समय का। ठीक है, उस समय इतनी जल्दी कॉपीज़ प्रिंटिंग मशीनों के थ्रू बन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छा काम करके दिखाया। न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड, कि नई टेक्नोलॉजी से जल्दी बुक प्रोड्यूस करना हाथों की बजाय मशीनों से बड़ा मुश्किल सा काम था। लेकिन टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बुक छपना, उससे ये नहीं हो पाया कि भी पूरी तरह से जो हाथों से जो बुक तैयार करते हैं वो पूरी तरह से हटा दिया गया हो, ऐसा नहीं हो पाया था। जो बुक्स जो पहले हाथों से कैलीग्राफी करके लिखी जाती थी वो फिर भी लिखी जाने लगी थी, ओके, ऐसा नहीं कि एकदम से हटा दिया गया हो। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द राइटिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द अपीयरेंस एंड लेआउट, कि जो प्रिंटिंग बुक्स होती थी उनके ऊपर भी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखकर उसको तैयार किया जाता था। ओके, मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल, कि मेटल लेटर्स जो होते थे वो पूरे तैयार करते थे उसके ऑर्नामेंट हैंड राइटिंग स्टाइल में उसको तैयार करते थे। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय द हैंड विद फॉइलेज एंड द अदर पैटर्न्स इलस्ट्रेटिव वर पेंटेड, मतलब कि जो उनके बॉर्डर्स बड़े ढंग से तैयार किए जाते थे, और उनको फिर बाद जो पेंटेड भी किया जाता था बहुत अच्छे ढंग से। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, ये बुक्स ज़्यादातर जो रिच पीपल होते थे उनके लिए छपती थी। स्पेस फॉर डेकोरेशन टू कीप ब्लैंक, और प्रिंटिंग करवाने के बाद उसके ऊपर कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती ताकि बुक को सही से सजाया जा सके। ठीक है, हर प्रिंटिंग पेज पे ऐसा किया जाता था, और जितने भी परचेजर होते थे वो डिज़ाइन अपने हिसाब से चूज़ करते थे, और उसके बाद पेंटिंग स्कूल में जाकर और फिर उसके ऊपर जो लिखवाना है, इलस्ट्रेशन जो कराना है, वो भी वो डिसाइड करके आते थे और बुक तैयार होती थी। अगले 100 साल में, यानी कि 1450 से लेकर 1550 के बीच में 100 साल में प्रिंटिंग प्रेसेस जो थे वो मोस्टली कंट्रीज़ में यूरोप में सेटअप होने लगी। जर्मनी के अंदर ये फैल गई। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी से आते थे यात्रा करते हुए, अदर कंट्रीज जाते, सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट टू न्यू प्रेसेस, और उनको नई प्रेस लगाने के लिए कहते। वो इधर उधर ट्रेवल करते जर्मनी के लोग, इधर उधर बताते लोगों को। द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, और फिर इसी वजह से प्रिंटिंग प्रेस चीज़ें बढ़ने लगी। बुक प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होने लगा प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू। 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते 20 मिलियन कॉपी, ये मान के चलो जो है 20 मिलियन कॉपी प्रिंटेड बुक्स की छाप दी गई, और जो है मार्केट में बहुत बुरी तरह से यूरोप की मार्केट में फैल गई। एक तरह से बाढ़ सी आ गई, चीज़ें अब बढ़ चुकी थी हाई लेवल पे। ठीक है, द नंबर वेंट टू इन 16th सेंचुरी तक आते आते 200 मिलियन कॉपीज़ हो चुकी थी। इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती चली गई। अब देखो ये प्लाटेन यहाँ लिखा हुआ है, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस में एक प्लाटेन यूज़ किया गया। ये देखिए प्लाटेन है, ये आप प्लाटेन देख पा रहे हैं, ये सारा ये प्लाटेन है, और प्लाटेन के बारे में कुछ लिखा गया है। देखिए, द लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लाटेन इज़ ए बोर्ड विच इज़ प्रेस्ड ऑन टू द ब्लैक पेपर टू गेट इम्प्रेशन फॉर द टाइप। जो टाइप उसके ऊपर वो प्रेस करके घुमाया गया है, उस जो है उसके ऊपर कुछ छापने के लिए, कुछ वर्ड के इम्प्रेशन डालने के लिए ऐसा कुछ तैयार किया गया है लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लाटेन के थ्रू। एट वन टाइम इट यूज टू बी ए वुडन बोर्ड, कि पहले एक समय ऐसा भी था जब
लकड़ी के टुकड़े और लकड़ी के बोर्ड का यूज़ होता था। बाद में ये स्टील की बनने लगी, बाद में स्टील से इस प्लाटिन को बनाया गया। शुरुआत में लकड़ी के टुकड़ों से प्लाटिन तैयार होता था और वो किसी पेपर या किसी कपड़े पर प्रेस करके उसको मतलब उसके ऊपर वज़न डालकर छाप दिया जाता था। ओके, तो इस पेज में हमने सीखा कि कैसे गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, जो मर्चेंट से लेकर बाद में एक बहुत ही अच्छा इनोवेटर बना। 1448 हमें याद रखना है, जब उसने पहली बार अपने प्रिंटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, ये याद रखना है हमें। 180 कॉपीज छापी गई, 3 साल लगे लगभग उसको छापने में, ठीक है, 3 ईयर्स में छापी। और फिर नई टेक्नोलॉजी आने लगी। 1450 से 1550 के बीच में प्रिंटिंग मशीन बहुत बड़े लेवल पे यूरोप में फैल गई और जर्मनी के लोग इधर उधर यात्रा करने लगे। और अब देखा जाए तो सेकेंड हाफ 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते 20 मिलियन कॉपीज़ छपी और 16th सेंचुरी के आते आते यानी कि 200 मिलियन कॉपीज़ छपी। ये देखिए 16th सेंचुरी का टाइम दिखाया गया 1550 के आसपास, और ये 1450 मतलब कि जो है 20 मिलियन कॉपीज़ फिर बाद में छपी। ओके, तो इस तरह से चीज़ें हमें समझ में आ रही है। और हैंड राइटिंग, हैंड प्रिंटिंग वर्क से लेकर फिर ये मैकेनिकल प्रिंटिंग तक का जो प्रिंट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रिंटिंग, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग बाइबल बुक के बारे में कुछ दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर ये बाइबल का एक पेज है। यहाँ पे गुटेनबर्ग की जो 180 कॉपीज़ उसने छापी थी, बाइबल का पेज आप देख सकते हो, ऐसे उन्होंने छपाई की थी। ये डिज़ाइन आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग करने के बाद किस तरह से खाली जगह छोड़ी गई है और डिज़ाइनिंग की गई है। देखो ये अलग से काम होता था बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसके बारे में देखते हैं। फिगर नंबर 7 में गुटेनबर्ग बाइबल का ये पेज दिखाया गया। द पेज ऑफ गुटेनबर्ग बाइबल, गुटेनबर्ग की छपी बुक बाइबल से, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप, जो यूरोप की पहली प्रिंटेड बुक थी। गुटेनबर्ग ने 180 कॉपीज़ इससे छापी थी और अब 50 उनमें से बच पाई, बाकी या तो सेल हो गई या कुछ उनमें से ख़राब हो गई। इस पेज में गुटेनबर्ग की बाइबल के इस पेज में ध्यान से देखने पर यह पता लगता है कि दे वर नॉट जस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ये केवल नई टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि टेक्स्ट वॉज प्रिंटेड इन न्यू गुटेनबर्ग प्रेस मेटल टाइप की। ये जो लिखावट थी सारी, ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस में मेटल टाइप की मोल्ड से छापा गया। बॉर्डर्स लेकिन बाद में डिज़ाइन किए गए, पेंटर्स के थ्रू डिज़ाइन किए गए। और जो है हैंड रिटन बाई, और कुछ जिसके ऊपर इल्यूमिनेशन मतलब इल्यूमिनेटेड एरिया भी बनाए गए जो हैंड रिटन होते थे, आर्टिस्ट लिखते थे। नो 2 कॉपीज़ आर सेम, कि 2 कॉपी एक जैसी सेम नहीं मिली, सब पे अलग अलग डिज़ाइनिंग। एवरी पेज ऑफ ईच कॉपी वाज डिफरेंट, सभी पेज सभी कॉपीज़ बिल्कुल अलग। इवन 2 कॉपीज़ लाइक लुक सिमिलर, ए केयरफुल कंपेरिजन विज रेवेल डिफरेंस, कि जब 2 कॉपीज़ लुक सिमिलर सी दिखाई दें तो उनके अंदर कुछ डिफरेंस बनाने की कोशिश की जाती थी। एलिट यानी कि जो रिच क्लास के पीपल्स होते थे, एवरीवेयर प्रिफर दिस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, वो इस तरह की यूनिफॉर्मिटी को बहुत ही प्रेफर करते थे हायर क्लास के लोग। व्हाट दे पोजेस देन कुड बी क्लेम एज यूनिक, तो इस प्रकार की चीज़ें इन बुक को अपने आप में यूनिक बनाती है। नो वन एल्स ऑन ए कॉपी दैट वाज एग्जैक्टली द सेम, और बिल्कुल ऐसी सेम कॉपी बनाना बड़ा आसान काम नहीं था। और आपने इसमें देखा कि यहाँ पर कलर का यूज़ भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ, लेटर्स के आसपास चारों तरफ जो है कलर्स का बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ हुआ। एडिड कलर लिखे गए, हाईलाइटेड किया गया उनको, होली वर्ड डाले गए उनके अंदर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क था उस समय का। कलर और एवरी पेज, कलर हर एक पेज पे किए गए, एडिड बाय हैंड, वो हाथों से तैयार किए गए। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग टेक्स्ट जो है ब्लैक्स से लिखा गया और उसके ऊपर कलर चारों तरफ फिर तैयार कर दिए गए। तो इस तरह से बड़ा डिज़ाइनिंग करना होता था, बड़ी मेहनत करनी होती थी। आप देख सकते हो इस बुक में ये प्रिंटिंग वर्क हो गया और यहाँ फिर ये डिज़ाइनिंग हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल उस समय की होती थी। एक यहाँ देखिए कि कैसे जो है अलग अलग कॉलोनीज़ में भी इस तरह के जो है शुरुआत हो चुकी थी, मतलब कि वहाँ पर भी प्रिंटिंग का काम शुरू करके लोगों को मोटिवाइड किया जा रहा था। देखिए यहाँ पर एक प्रिंटर वर्कशॉप दिखाई गई है 16th सेंचुरी की। यहाँ पर पेंटर शॉप में लोग जो है 16th सेंचुरी में छाप रहे हैं, एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, कंपोजिटर वर्क के रूप में लिए जा रहे हैं। और जो लेफ़्ट गैलरी
बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इंक इज अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप। यहाँ पर मेटल टाइप पे इंक लगाकर ये लोग उसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और पेंटर्स आर टर्निंग टू स्क्रू द प्रेस, और बाद में पेंटर्स जो उधर बैठ है यहाँ पर देखिए स्क्रू कसेगा और उसको तैयार करेगा। इस तरह से चीज़ें होती रहती थी। और प्रूफ रीडर्स भी यहाँ बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर जो कि प्रूफ रीडिंग करते थे। डबल पेज प्रिंटिंग करना हो, शीट प्रिंटिंग करना हो, न्यू पाइल्स, राइटिंग ऑन द बाउंड, ये सब करना हो तो वो भी सारी चीज़ें ये लोग आराम से यहाँ पर करते थे। यहाँ कंपोजिटर का मतलब बताया गया। कंपोजिटर का मतलब है एक आदमी जो कंपोज करेगा टेक्स्ट को प्रिंटिंग के लिए। और गैलरी का मतलब मेटल्स फ्रेम विच टाइप आर लेड एंड टेक्स्ट कंपोज, उसमें टेक्स्ट कंपोज कर दिया जाएगा। मेटल फ्रेम होगी उस पर ये टेक्स्ट कंपोज करके दे देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतरीन था। और अब अगले वीडियो में यानी कि थर्ड वीडियो में हम समझेंगे, जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा, सेकंड वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्रिंट यूरोप में आया और लोग सीखते चले गए जापान और कोरिया इनसे, और कैसे गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो वीडियो नंबर थर्ड में यानी पार्ट नंबर थर्ड में हम फिर सीखेंगे कि प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे हुआ और इसके क्या असर रहे यूरोप के अंदर भी, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही। प्रिंट कल्चर एंड जो है मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट नंबर 2 में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।